सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अभी तक तुमने देखा कि कोई भी तुम्हारे पास इक्वेशन है, वो चाहे 2 वेरिएबल का हो या 3 वेरिएबल्स का हो, तो उस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में Ax इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, Ax इक्वल टू बी, कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे हम लिखते हैं, जहाँ A क्या है तो वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ एक मैट्रिक्स है। X क्या है वो वेरिएबल्स, मतलब एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है उससे बना वो मैट्रिक्स है। और B क्या है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट जो आपका आता है इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 2, 3, जो भी उससे बना हुआ वो मैट्रिक्स है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमने आपको बताया कि केस है कि सबसे पहले ये डिपेंड करेगा इसका सॉल्यूशन है या नहीं, या कौन सा ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो इसको दिखलाने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करना होगा, और ये वैल्यू पर ही सब कुछ बेस्ड है इसका। देखो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, कंडीशन तुमको बता चुके हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब कहना इसको यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन होगा, देखो x का वैल्यू हो जाएगा a इनवर्स b, यानी हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और केस 2 है कि अगर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 आ जाए तो यहाँ हमारे पास 2 केस हो जाएगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब बात है कि इनफाइनाइट कब होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ निकालना हो एडजॉइंट a और इंटू बी निकालिए। ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो सिस्टम को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और अगर एडजॉइंट a इंटू बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से हमारा ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। चलो इसको ऐसे खींच देते हैं, नो सॉल्यूशन का केस होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट शो करना होगा तो हमें ये दिखलाना है, कंसिस्टेंसी शो करना है तो हमें ये दिखलाना है। तो आपका क्वेश्चन होगा, चलिए इसे नोट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज मैट्रिक्स मेथड to show that the system of equations चलो यहाँ 2 इक्वेशन है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 13। कह रहा है इज इनकंसिस्टेंट, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे प्रोसीड किया जाए। तो यहाँ तो सारा तीनों केस आपका यहाँ पर मेंशन्ड है ना, यानी इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, ये चीज़ हमको यहाँ दिखलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से प्रोसीड करना है आपको, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म रिटन एज ऐसे लिखो, Ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, Ax इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब सुनो, लिख दो वेयर A क्या है, तो वेयर A इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाई द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो ये रहा 2, 5, 6, 15। ठीक है, और x क्या रहा आपका, तो ये वेरिएबल्स x y, आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y।
एंड बी क्या है, वो कांस्टेंट कोफिशिएंट जो कि 7 13 है, ये रहा आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कंडीशन को। ठीक है, तो ये रहा। अब सुनो, अब तो हमें दिखलाना ये इनकंसिस्टेंट है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं। तो हियर देखो, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया, इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना दो 2 6 5 15, और ये वैल्यू हो गया 2 × 15 मीन्स 30 माइनस 5 3 या 30। देखो ये आ गया इक्वल टू 0। तब तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब इस सिस्टम को या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, जो कि डिपेंड करेगा ये दोनों केस पर। अब हम ये दोनों केस को यहाँ पर देखते क्या है कि आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया ये इनकंसिस्टेंट शो करना है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को फुलफिल करना है। तो हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ, वो कंडीशन लिख दो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये अगर आता है तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो यहाँ लिख दो, फॉर दिस वी फर्स्ट फाइंड द, चलो वी फर्स्ट फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहले फाइंड करते हैं। और एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, तो एडजॉइंट ए का डिफिनीशन क्या है, एडजॉइंट ए मीन्स मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ए, है ना, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए एंड उसका जो ट्रांसपोज लेते हो, तो द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए के कोफैक्टर्स जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज आप लीजिए और वही आपको देगा एडजॉइंट ए। तब तो हमको सारे का कोफैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले है ना, हम लोग करते हैं कि सबका कोफैक्टर निकालते हैं। वी फाइंड फर्स्ट द कोफैक्टर एंड फॉर दिस, मतलब एडजॉइंट ए निकालने के लिए लिखते हैं, यहाँ लिख दो ऐसे, for getting adjoint A we find the cofactors of each element of determinant A, cofactors of each element of determinant A, cofactors of each element of डिटर्मिनेंट ए। चलो, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, देख लो। देखो तो क्या होगा, बारी बारी से फर्स्ट एलिमेंट A11 के लिए हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, बच गया आपका 15। इसी तरह आप A12 का निकालिए, ये तो 12 मीन्स इसका साइन हो गया निगेटिव। सब पिछली क्लास में आपको मैंने बताया है ना, अगर दोनों का सम ऑड आता है तो साइन निगेटिव होगा, अगर इवन आता है तो साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ 1 1 2 इवन है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ देखो निगेटिव हो गया 1 2, ये कैंसिल हुआ -6। A21 हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए ये भी 21 ऑड है यानी साइन निगेटिव होगा, ये कैंसिल हुआ मीन्स -5 एंड A22 आपका आ गया इवन है, तो ये इसका ये कैंसिल हुआ, दिस इज 2। इस तरह से हमको एडजॉइंट ए मिल गया जो कि मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स। तो यहाँ हो गया 15 -6
ये रहा -5 एंड 2, और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो ऑर्डर मतलब रो कॉलम बनता है, कॉलम रो हो जाता है, यानी ये हो गया आपका 15 -6 देन -5 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू। और यहाँ से अब हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करते हैं, ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपका ये है। तो चलिए ये भी हम अब यहाँ इरेज कर देते हैं, ठीक है, अब इसका ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि क्या आता है रिजल्ट। ठीक है ना, चलो देखो, तो नाउ क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले एडजॉइंट लिखते हैं 15 -6 और ये रहा -5 2 इंटू बी मैट्रिक्स है 7 13, और ये भी मेरा काम हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। और यहाँ से आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपका हो गया, देखिए 15 7 जा 105, ठीक है, और मल्टीप्लाई होना है -5 13 जा 65, देन इसका मल्टीप्लाई होना है -7 6 जा 42, और देन +13 2 जा 26। और जब इसे हम और आगे बढ़ाएंगे तो माइनस करने पर ये रहा 0 और ये रहा 4 40, और यहाँ माइनस करने पर हो गया -6 और 1 16। अब ये देख लो, तुम्हारे पास आ गया 40 एंड -16, जो कि नन जीरो मैट्रिक्स आपको मिल गया। ये एलिमेंट अगर 0 हो जाता तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता, लेकिन ये 0 नहीं है, है ना, तो ये आपका हो गया नन जीरो मैट्रिक्स, यानी ये फुलफिल मेरा कंडीशन हो गया। आ गया ना, तो यहाँ लिखिए हियर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent। इनकंसिस्टेंट मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से, अगर तुमको ये कंडीशन पता है तो इस कंडीशन को फुलफिल कराते हुए तुम आगे बढ़ सकते हो और इजीली क्वेश्चंस को, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट सॉल्व कर सकते हो। चलो इसे फटाफट कॉपी कर लो और आगे और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम लोग किस तरह से दिखलाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके 2 वेरिएबल्स का था, उसको हम लोग एक एग्जांपल के रूप में लेकर सॉल्व करके देख लिए कि कैसे हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को शो कर सकते हैं, ना। और अभी एक क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर 3 वेरिएबल्स, ठीक है, का एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो गया कि क्वेश्चन 2 है, इफ़, चलो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ से, चलो ऐसे लिखो, क्वेश्चन 2, using matrices solve the following system of equations।
और आपके पास इक्वेशन है 3x + 4y + 2z इज इक्वल टू 8। 3x + 4y + 2z इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन है 2y - 3z इज इक्वल टू 3। और तीसरा इक्वेशन है x - 2y + 6z इज इक्वल टू -2। ये रहा x - 2y + 6z इक्वल टू -2। दूसरा है 2y - 3z इक्वल टू 3। और पहला इक्वेशन आपका है 3x + 4y + 2z इक्वल टू 8। ये रहा, आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग, तुम लोग पहले चूँकि 2 वेरिएबल का हम यहाँ दिखला चुके हैं कि किस तरह से हम इनकंसिस्टेंसी शो करते हैं, तो उसको भी बना लेना है। और यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, ये देखिए, तो मेथड मेरा सेम होगा, ये सॉल्यूशन डिपेंड करेगा ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर, है ना। तो कैसे लिखते हैं, तो पहले तो इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन, लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in matrix form can be written as ax is equal to b। ये रहा, ठीक है, ax इक्वल टू b। और लिख दो वेयर, चलो a क्या है, तो a इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x y z। मीन्स यहाँ 3 है, 4 है और ये 2 रहा। यहाँ देखो x का वैल्यू 0 है, ये 2 है और यहाँ -3 है। इसी तरह यहाँ देखो 1 है, -2 है और ये 6 है, ठीक है। और x रहा आपका मैट्रिक्स फॉर्म बाय द वेरिएबल्स, मीन्स x y z, यहाँ 3 वेरिएबल है। और तीसरा है आपका b, और ये रहा मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कांस्टेंट टर्म, मीन्स 8 3 2, ये, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इसको दिखलाने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं हियर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना आपका 3 0 1 4 2 -2 2 -3 6। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे, चलिए कोफैक्टर्स लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ तुम्हारा 3 हमने जब लिया, 3 का कोफैक्टर्स यहाँ होगा, ये टर्म कैंसिल हुआ और रहा तुम्हारा 6 2 या 12 माइनस, देखो ये माइनस प्लस हो जा रहा है, मीन्स ये 6। और इसी तरह जब 0 लेते हो तब तो -0 इंटू यहाँ जो भी नंबर होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं, हटाओ। फिर प्लस दूसरा, जिस तरह से डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व किए थे डायरेक्टली, तो वैसे ही यहाँ सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर में। तो चूँकि 0 का आप अगर कोफैक्टर लोगे तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, इसको हम हटा दिए। और 1 का कोफैक्टर हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये रहा आपका -12 और -4, ठीक है। एंड दिस इज कितना आएगा, 3 इंटू 6 और ये रहा आपका -16, ठीक है। और इस तरह से हमको मिला 18 - 16 मीन्स 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गया, ठीक है ना, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 हमको मिल गया। ओके, जब आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो वैल्यू हमको नॉन जीरो मिला, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन है ना, यानी इन ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो लिख देते हैं
नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ लिख दीजिए, सो मैट्रिक्स ए इज, यहाँ क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया, यानी नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हुआ एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। जब आप ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कीजिए और उससे करस्पॉन्डिंगली हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये तुम्हारे पास फार्मूला है इनवर्स फाइंड करने का, यही आपके पास एक फार्मूला है, ए इनवर्स इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, और ये एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए इस डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है, और उस कोफैक्टर से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज लीजिए, तो वो एडजॉइंट ए दे देगा। ठीक है, और यही तरीका है। तो चलिए अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम इरेज करते हैं। ओके, तो देख लो यहाँ पर, इसे भी हटाओ, यहाँ ज़रूरत अब नहीं है, देखना, देखो तो क्या हुआ, तो फॉर एडजॉइंट ए वी फर्स्ट फाइंड the cofactors of each element of determinant A। सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। तो चलो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले बताइए A11 क्या होगा। तो A11 हो गया, ये कैंसिल होगा, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू -2। चलो ये डायरेक्टली हम कर लेते हैं, ठीक है, ये मेथड तुम्हें पता है। तो यहाँ डायरेक्टली 6 इंटू 2 मीन्स 12 माइनस ये रहा 6 एंड दिस इज 6। तुम भी कैलकुलेशन को मिलाते चलो कि सही है या नहीं, और अगर कहीं कोई रिजल्ट गलत आ रहा है तो आपको तुरंत बोलना है। देखिए यहाँ A12 का वैल्यू होगा, देखिए ये तो ऑड है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ से 1 2 मीन्स ये कैंसिल हुआ, तो 0 माइनस -3 है ना, 0 माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो 0 माइनस -3 मीन्स +3, और ये हो गया -3। इसी तरह A13 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 -2 दैट इज -2। इसी तरह A21 हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये निगेटिव होगा और ऑड है, तो यहाँ से 21 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बच गया 24 माइनस, है ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा 4, जो कि -28 हुआ। इसी तरह A22 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ये कैंसिल हुआ, दिस इज 18 माइनस ये रहा 2 दैट इज 16। A23 हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि निगेटिव रिजल्ट देगा, ये कैंसिल हुआ, आपके पास आया माइनस, ये रहा 6 माइनस 4 दैट इज +10, है ना। अब आगे A31 हम लोग फाइंड करते हैं,
तो ये आपके पास रहा 3 1, ये कैंसिल हो गया, तो -12 -4 दैट इज -16। देन A32 हम लोग फाइंड करते हैं, ये निगेटिव होगा, 3 2 ये कैंसिल हुआ, ये रहा -9 एंड -0 दैट इज +9 एंड फाइनली A33 हम लोग फाइंड करेंगे, ये कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6 -0 दैट इज 0, तो ये 6 रहा। अभी आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए तो लिख सकते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स मीन्स 6, ये रहा -3 और यहाँ रहा -2, यहाँ रहा -28, यहाँ रहा 16 और 10, देन थर्ड रो में ये रहा -16, 9 एंड 6 और इसका ट्रांसपोज हमें लेना है जो कि मैट्रिक्स देगा। अभी आप इस रिजल्ट को थोड़ा मिला लीजिए, सारा कैलकुलेशन सही है या नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, ठीक है। देख लेना है और बाकी सारे पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, अब इसका हमें ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला चाहिए हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है। चलो इसे हम इरेज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं b का वैल्यू तुम्हारे पास है 832 है ना, तो ये b भी फाइंड कर इरेज करते हैं और x तो पता ही है तुम्हारे पास, XYZ मैट्रिक्स है। तो देखो ये रहा, यहाँ से ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो इसका ऑर्डर एक्चुअली बदल जाता है, 6 -3 -2 देन -28 16 10 एंड -16 9 6, ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू। तो यहाँ से अब हमें ये रिजल्ट फाइंड करना है, तो देयरफॉर A इनवर्स इज गिवन बाई 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A और यहाँ से रिजल्ट हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आया था, शायद 2 आया था है ना, हाँ 2, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 2 है और एडजॉइंट का वैल्यू तुम्हारे पास हो गया ये 6 -3 -2 -28 16 10 -16 9 6 और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई करो ये हो गया 14 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करो ये रहा -8, यहाँ मल्टीप्लाई करो -3/2, यहाँ मल्टीप्लाई करो दिस इज 8, ये 9/2 एंड थर्ड रो में -1, ये रहा 5 और ये रहा 3। देखिए ये रहा हमारा A इनवर्स का वैल्यू, ठीक है, ये रहा A इनवर्स का वैल्यू। और अब हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं जो कि यहाँ से मिल रहा है ना, सॉल्यूशन इज गिवन बाई x इक्वल टू A इनवर्स B। तो यहाँ से लिखना है चलो इसे कॉपी करते चलो और हम ये पार्ट को इरेज यहाँ कर देते हैं, यहाँ तक। बस आपको देखना है कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट शो करते हैं, और अगर वो इनकंसिस्टेंट मतलब ये डिटर्मिनेंट्स अगर मिलता है कंसिस्टेंट है मीन्स सॉल्यूशन है तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ सब कुछ क्लियर है, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो तुम इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो।
तो यहाँ से अब हम लोग ये स्टेप पर आते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज, क्या हो जाएगा, देखो x तो तुम्हारा हो गया XYZ मैट्रिक्स और a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, और ये रहा 3 माइनस 3/2 और -1 -14 8 ये 5 -8 9/2 एंड 3, ठीक है। और b का वैल्यू है तुम्हारा 8 3 एंड 2, यहाँ से भी है ना। और अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से तुमको ईजिली XYZ का वैल्यू मिल जाएगा। चलो इसे इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 8 के साथ तो दिस इज 24, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -42, इसके साथ मल्टीप्लाई करो दिस इज -16। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो 2 4 ज़ा 8 4 3 -12, ये हो गया +24, ये हो गया 2 2 कैंसिल मीन्स 9 प्लस, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा -8, ये रहा +15 और इसके साथ +6, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिला XYZ मैट्रिक्स के लिए ये पार्ट। देखो कितना हुआ, चलो यहाँ अब बहुत स्पेस ले रहा है तो 24 में से आपको माइनस करना है, दोनों का ऐड कर लेते हैं, दिस इज़ 8 एंड 5, 58 में से घटाना है 24 को, तो ये रहा 4 और ये रहा 3 -34, ठीक है, -34। क्या गलत आ रहा है क्या? -34 ना, कुछ गलत हो रहा है, फिर से देखो। कैसे आ रहा है, इसको मिलाना है आपको। लगता है b का वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा होगा, b का वैल्यू -2 है, ज़रा b का वैल्यू चेक कर लो। अरे क्वेश्चन में सुधार करना है आपको। यहाँ b का वैल्यू जो आया था इक्वेशन आपका क्या है, 3x + 4y + 2z = 8, देन 2x - 3z = 3, और तीसरा जो इक्वेशन है x - 2y + 6z = -2, यहाँ पर है, गलती से हमसे लिखा गया था 2, तो यहाँ पर आपको सुधार कर लेना है। जहाँ जहाँ आपने b लिखा सारे b को -2 यहाँ पर कर देना है, ठीक है। और इसीलिए मेरा रिजल्ट बुक से नहीं मिला था, अगर ये होता क्वेश्चन तब तुम्हारा आंसर यही आता जो अभी हम निकाल रहे हैं, है ना। चलो अभी हम यहाँ ठीक कर लेते हैं, तो ये रहा तुम्हारा +16 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 24 को ऐड कर लो, दिस इज 0 एंड 40 - 42 दैट इज़ -2। देखो चूँकि हम एग्जाम्पल आपके बुक से लिए हैं तो रिजल्ट आपका मिलता जुलता होना चाहिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ऐसे जो सोल्यूशन आ रहा था वही आपको रिजल्ट देता, ठीक है। तो आपके बुक में यहाँ पर बाय मिस्टेक हमसे लिखा गया 2 के जगह पर, सॉरी -2 के जगह पर 2, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ -2 थर्ड इक्वेशन के केस में कर देना है, ओके। चलो और यहाँ फिर ऐड करते हैं हम लोग, तो ये सेकेंड वाला हो गया, इसके साथ -12 है, और तब तो सब में गलती हुआ होगा ना। यहाँ पर क्या हो गया -9, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -6। चलो अब सुधारते हैं, तो ये रहा -12 -9 दैट इज -21,
में प्लस 24 करना है, यानी आपको दे रहा है ये 3, और उसी तरह यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, 15 से चला गया, दिस इज 1। तो इस तरह से -2 3 1 हमको मैट्रिक्स मिला, और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंगली द एलिमेंट्स आर सेम। तो यहाँ से मिल गया है ना, देयरफॉर वी हैव x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द आंसर। ऐसे हमको मैट्रिक्स के इक्वेशन जो भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा, चाहे वो 2 वेरिएबल्स का हो या फिर 3 वेरिएबल्स का हो, तो यही टेक्निक हम अप्लाई करते हुए ऐसे बढ़ेंगे और ये आपका रिजल्ट देगा। आंसर को एक बार आप फिर से मिला लीजिए, ठीक है या नहीं। ये रहा x -2, y 3 एंड z 1। ओके, तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो केवल ध्यान देना है, ये कॉन्सेप्ट मेमोरी में रखना है, और इसी पर बेस्ड जो आपके 3 कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन, तो ये हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से फुलफिल होगा, नो सॉल्यूशन मीन्स इनकन्सिस्टेंसी यहाँ से फुलफिल होगा, और ये मेमोरी में बैठा लेना है। फिर सारे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे आपको प्रैक्टिस करना है, और कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द डे।